हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को कंटिन्यू करेंगे, जहाँ की प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर 3 पार्ट से मिलके बनता है। एक पार्ट को हमने स्टेम नेम कहा, तो दूसरे पार्ट को मैंने प्रीफिक्स कहा था और तीसरे पार्ट को मैंने सफिक्स कहा था। अगर मैं स्टेम नेम के साथ प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ दूं तो वो क्या बन जाता है, नोमेनक्लेचर बन जाता है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्टेम नेम और प्रीफिक्स के बारे में काफी डिटेल में बताया था कि स्टेम नेम क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। जहां मैंने आपको बताया था स्टेम नेम आपको बताते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन बियरिंग फंक्शनल ग्रुप। तो स्टेम नेम आपको बताएगा कि कितने कार्बन एटम्स हैं जो आपने सबसे लंबी वाली कार्बन चेन ली है, और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी कंसिडर करना है। ठीक है, अभी फंक्शनल ग्रुप की बात जो है वो मैंने प्रीवियस क्लास में नहीं की थी, तो आज जो हम फंक्शनल ग्रुप की भी बात करेंगे। तो आपको सिर्फ अब इतना ही ध्यान रखना है कि स्टेम नेम क्या होता है, ये वो बताएगा कि सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में कितने कार्बन है। ठीक है, और प्रीफिक्स के बारे में भी मैंने खूब डिटेल में बताया था आपको। प्रीफिक्स किसको बताता है, सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू स्टेम नेम, जो कि स्टेम नेम से जुड़े होंगे। एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि स्टेम नेम से जुड़े होंगे बट उस स्टेम नेम का पार्ट नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल दिए थे मैंने कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स के, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो। एल्काइल ग्रुप एल्कोक्सी, एल्काइल में मैंने मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल पढ़ाया, आइसोप्रोपाइल, और एल्कोक्सी में मिथोक्सी, प्रोपोक्सी। ये सारे मैंने खूब डिटेल में आपके सामने डिस्कस किए थे। एरोमेटिक सिस्टम में भी मैंने जैसे कि फिनाइल पढ़ाया आपको, बेंजाइल, बेंजोइल, वो सारे क्या होते हैं, वो सब आपके सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब वो क्या होंगे, स्टेम नेम से पहले लगेंगे। तो आज की जो क्लास है वो किस पे रहने वाली है, सफिक्स के ऊपर, मतलब फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। सफिक्स किस चीज को बताता है, फंक्शनल ग्रुप को। अब ये फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जिस फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेगा कि क्या फंक्शनल ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम चेंज हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि नेचर में अलग अलग तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखा गया है। और सफिक्स क्या होता है, स्टेम नेम के बाद ऐड होता है और किसको बताता है, फंक्शनल ग्रुप को। तो अगर आपसे पूछे कि सफिक्स क्या है, तो आप इजीली कह सकते हैं ए सफिक्स डिनोट्स द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अ कंपाउंड एंड एडेड आफ्टर द स्टेम नेम। और जो उसका नाम होगा कब रखेंगे हम, स्टेम नेम के बाद। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो पूरा सफिक्स के ऊपर रहने वाली है। आज जो पूरा फोकस होगा वो सफिक्स के ऊपर होगा। तो सफिक्स को देखते हैं कि सफिक्स में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को लेते हैं हम, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स को। तो चलिए जी आज की क्लास शुरू करते हैं। सफिक्स के ऊपर है। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स किसको बताता है, फंक्शनल ग्रुप्स को। और नेचर में अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आइए इन फंक्शनल ग्रुप को समझते हैं। कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, उन फंक्शनल ग्रुप का क्या फॉर्मूला रहेगा, उसके लिए क्या सफिक्स यूज होगा, और अगर वो सफिक्स की तरह नहीं बिहेव कर रहा, फंक्शनल ग्रुप अगर सफिक्स की तरह नहीं बिहेव कर रहा, तो प्रीफिक्स को कैसे करेंगे, इस चीज को और क्लैरिफाई करेंगे हम एग्जांपल्स लेके आने वाली क्लासेस में। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, COOH। ठीक है, ये इसका क्या रहता है फॉर्मूला। आपको बॉन्डिंग भी पता होनी चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन में मल्टीपल बॉन्डिंग OH। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इस वाले फॉर्मूले को। ठीक है, तो सफिक्स क्या यूज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ओइक एसिड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टेम नेम के बाद क्या जोड़ देना है। अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आ रहा है तो आपको ओइक एसिड क्या करना है, सफिक्स यूज करना है। और अगर ये मान लीजिए कि फंक्शनल तरीके की यूज नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे।
सफिक्स स्टार में आप क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखेंगे। ठीक है, अब ये सफिक्स स्टार क्या है इसको समझाएंगे आपको। बस अभी याद रखिए, अगर सफिक्स की तरह यूज होगा तो ओइक एसिड, और अगर सफिक्स की तरह नहीं यूज हो रहा कार्बोक्सिलिक एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही यूज करना है। ठीक है, अब प्रीफिक्स क्या यूज होता है इसके लिए, कार्बोक्सी। ठीक है, मतलब अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि प्रीफिक्स किसको बताता है, सब्स्टिट्यूएंट को। अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या यूज करना है आपको, कार्बोक्सी। अब सेकंड में लेके चलता हूं आपके सामने। मान लीजिए सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड अगर आपका फंक्शनल ग्रुप है तो फॉर्मूला क्या होता है, एस सल्फर हो गया, सल्फोनिक एसिड में सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये फॉर्मूला रहता है। आपको बॉन्डिंग भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है सल्फर जो है वो 16th ग्रुप में है, तो सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम कोवलेंसी। मैंने आपको लेविस रोटर स्ट्रक्चर में पढ़ा था, सल्फर की मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी होती है, 6। तो सल्फर जो होता है वो 6 बॉन्ड बना सकता है। तो ये मैंने 6 बॉन्ड बना दिए। इस तरीके से आप बना सकते हैं 6 बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्डिंग, एक के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और OH। तो इस तरीके से क्या होता है आपका, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर इसके लिए सफिक्स यूज करें तो आपको यूज करना है सल्फोनिक एसिड। क्या करना है आपको, इसके लिए सफिक्स यूज करना है। ठीक है, सफिक्स स्टार को इसके लिए खाली छोड़ दीजिए। अगर प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है तो आप यूज करेंगे सल्फो। ठीक है, यहां तक। अब मान लीजिए आपके सामने क्योंकि मैंने कहा था बहुत टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है नेचर में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास एनहाइड्राइड प्रेजेंट है, अगर एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब ये है, अगर एक बात आप ध्यान से समझिए, ये किसी कार्बन चेन से अटैच्ड है, यहां से। ठीक है, अब एनहाइड्राइड की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, इसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। स्पेस बनाने के लिए मैं इसे रब कर रहा हूं यहां से। ठीक है, अगर एनहाइड्राइड आपके पास लिखा हुआ है, तो क्या होगा, किसी कार्बन चेन से अगर आपको ऐसा ग्रुप नजर आ रहा है, अगर इस तरीके का आपको ग्रुप नजर आ रहा है, CO, इस तरीके का अगर आपको नजर आ रहा है, CO, ये ऑक्सीजन होगा जी, यहां पर COO, CR, अगर इस तरीके का ग्रुप आपको नजर आ रहा है, देखिए आपको पता है कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। मतलब अगर ये ग्रुप कहीं पे जुड़ा है तो मतलब वो क्या है, एनहाइड्राइड है। अगर इसी को ही मैं ओपन स्ट्रक्चर में लिखना चाहूं तो कार्बन से क्या होगा, ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, और एक से जुड़ गया क्योंकि कार्बन दूसरे ऑक्सीजन से भी जुड़ा होगा, इस तरीके से जोड़ेंगे। अब आपको क्या करना है, फिर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो कार्बन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड दिखा दीजिए। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसको R से जोड़ दीजिए। तो अगर इस तरीके से भी लिख सकता हूं मैं, इसी को सेम चीज मैंने दिखाई है, ये कंडेंस्ड में लिखा और ये ओपन स्ट्रक्चर में लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी मैं दिखा सकता हूं, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। अगर एनहाइड्राइड लिखा है तो आपको क्या करना है, सफिक्स में क्या यूज करेंगे, ओइक एनहाइड्राइड यूज करना है वर्ड। अब ये R क्या है, यहाँ पर R की बात हम पहले प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। फॉर्मूला क्या होता है, CmH2n+1। ठीक है, और इसके लिए ये खाली छोड़ दीजिए, प्रीफिक्स खाली छोड़ दीजिए। ये आपको याद करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो सफिक्स क्या यूज होगा, ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड है तो सल्फोनिक एसिड। एनहाइड्राइड है तो ओइक एनहाइड्राइड। साथ ही साथ आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो 4th वन इज योर 3 फंक्शन ग्रुप हो चुके हैं। अगर 4th फंक्शन ग्रुप की बात करें तो एस्टर इज आल्सो अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो एस्टर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कोई भी स्टेम नेम से अगर ऐसा पार्ट आपको नजर आ रहा है, COOR, अगर इस तरीके का अगर आपको क्या नजर आ रहा है, कहीं पे नजर आ रहा है अगर इस तरीके का फंक्शनल ग्रुप, तो वो क्या है, एस्टर है। अगर आप डिफरेंस देखें एनहाइड्राइड और एस्टर में, अगर आप डिफरेंस देखें
तो मैं पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ओपन स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, CO हो गया, बाकी क्या रह गया OR। अगर आप डिफरेंस देखें यहाँ पे, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से डिनोट करना चाहूँ, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस अगर देखें आप एनहाइड्राइड और एस्टर में, तो यहां से मैंने क्या किया, अगर मैं इस पार्ट को कट कर देता हूं, यहां से अगर इस पार्ट को मैंने कट कर दिया तो बाकी बचा हुआ देखो यही बनेगा COOR। तो अगर एनहाइड्राइड से कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव हो जाए तो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। तो एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है, COOCOR। अगर इससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव कर दिया तो क्या बन गया, एस्टर बन गया। तो COOR क्या होता है, आपका एस्टर। R यहाँ पर क्या है, एल्काइल ग्रुप। अगर ऐसा पार्ट कहीं पे जुड़ा है तो वो क्या कहलाता है, एस्टर। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, पहले जो भी R होगा मतलब जो भी एल्काइल ग्रुप होगा उसके साथ आपको क्या कर देना, O8 ऐड कर देना है। ठीक है, O8, और यहाँ पे ये खाली रहेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आपको रिमेंबर हो जाएगा। एस्टर और एनहाइड्राइड में डिफरेंस बता दिया मैंने कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड आप रिमूव कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर एसिड हैलाइड। अगर एसिड हैलाइड है आपके पास तो देखिए एसिड हैलाइड है। एसिड हैलाइड देखिए आपने एसिड कहाँ पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, CO, देखिए ऐसा ही बनाया था आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH। अब यहां पर क्या है, एसिड हैलाइड है। हैलाइड का मतलब क्या होता है, हैलोजन। तो आपको क्या करना है, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या था, COOH, ये फॉर्मूला बना था। आपको क्या करना है, अगर एसिड हैलाइड दिया है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला बनाइए, और हैलाइड का मतलब क्या होता है, हैलोजन। तो आपको क्या करना है, इस OH को रिमूव करके क्या कर देना है, हैलोजन रख देना है। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला किसी भी हैलाइड का, COX। तो ये फॉर्मूला हो जाए, X क्या है यहाँ पर, हैलाइड है। ठीक है, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन हो सकता है। तो इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, और इसके लिए क्या यूज होगा, इसके लिए जो सफिक्स यूज होगा ऑयल हैलाइड यूज होगा। इनको आप क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे, जो बाकी ही रहा है इनको क्या कर देना, आपको खाली छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि आपको सफिक्स की ही जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो COX अगर आपको नजर आ रहा है मतलब यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन हो सकता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, क्लोरीन ही होता है। अगर ब्रोमीन है तो COBr, तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, एसिड हैलाइड। ठीक है, अब मान लीजिए नेक्स्ट सिक्स्थ फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होता है आपका, सिक्स्थ वन इज योर एमाइड। एमाइड भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है एमाइड। देखिए एमाइड और एसिड हैलाइड में क्या डिफरेंस है, अभी आपने देखा था कि जब मैंने ये बनाया था तो मैंने क्या किया था यहाँ पर, अगर इसका जब मैंने एसिड हैलाइड का फॉर्मूला बनाया तो मैंने क्या किया था, COX यही बनाया था। अब एमाइड में क्या होगा, आपको देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था, COOH था। COOH क्या था आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस OH को रिमूव करके मैंने X रख दिया तो आपका क्या बन जाएगा, एसिड हैलाइड। और अगर मान लीजिए इस जो पहले OH था इसको रिमूव करके अगर आपने X रखा है, कोई भी हेलोजन रखा तो क्या बना, एसिड हैलाइड। अगर आपने NH2 रखा है, NH2 ग्रुप रखा है, NH2 ग्रुप, तो वो क्या बन जाएगा, एमाइड। तो ये जो फॉर्मूला है CONH2 ये किसका होता है, एमाइड का। और अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं तो दोनों एक ही मतलब है, तो ये एमाइड का फॉर्मूला होता है। एमाइड के लिए जो फंक्शन ग्रुप आपको यूज करना है वो एमाइड ही यूज करना है। ठीक है, एमाइड ही यूज करेंगे, ये खाली रहेंगे यहां तक। तो होपफुली आपको यहां तक फंक्शनल ग्रुप समझ आ गए होंगे। अभी और फंक्शनल ग्रुप्स तो हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज योर 6 फंक्शनल ग्रुप मैंने करा दिया आपको। 7th फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपका नाइट्राइल होता है, नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल।
अब देखिए नाइट्राइल के जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CN ऐसा लिखा होगा, ठीक है। और इसी की आपको बॉन्डिंग भी पता होनी चाहिए कि कार्बन और नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ होता है। कार्बन क्या करता है, नाइट्रोजन की तरफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है। अब देखिए सफिक्स इसके लिए क्या यूज होता है, नाइट्राइल के लिए आपको नाइट्राइल ही यूज करना है। सफिक्स क्या यूज करना है, नाइट्राइल ही यूज करना है। सफिक्स स्टार को आप खाली छोड़ सकते हैं और जबकि आप क्या कर सकते हैं, प्रीफिक्स में साइनो यूज करेंगे। सफिक्स क्या यूज करना है, साइनो। नाइट्राइल के लिए क्या प्रीफिक्स यूज होगा, साइनो। क्या सफिक्स यूज होगा, नाइट्राइल। अब 8th जो है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप है तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ऐसा लिखा रहेगा CHO। CHO की जगह अगर वो इस तरीके से लिख देता है, आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन में मल्टीपल बॉन्डिंग होती है, तो आपने कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बन गया, अब क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। या इस तरीके से लिखा हो, ये किसी चेन से जुड़ा होगा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन से, मतलब किसी स्टेम नेम से जुड़ा होगा ये, ठीक है। तो अब एल्डिहाइड इस तरीके से लिखे, इस तरीके से लिखे, ये फॉर्मूला रहेगा। अब सफिक्स क्या यूज होगा इसके लिए, आपको ध्यान रखना, अल, AL, अल यूज करना है। और अगर ये सफिक्स की तरह नहीं यूज हो रहा, सफिक्स स्टार की तरह यूज हो रहा, तो आपको क्या यूज करना है, कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड, इसको आप जरूर ध्यान रखें। अब ये सफिक्स स्टार कब यूज होगा उसकी बात अभी बाद में करेंगे, बस आपको ध्यान रखना है अगर सफिक्स की तरह यूज नहीं हो रहा, अगर सफिक्स स्टार की तरह यूज हो रहा है तो कार्बल्डिहाइड, और अगर सफिक्स की तरह यूज हो रहा है, मतलब फंक्शनल ग्रुप को बताता है सफिक्स, तो अल यूज करना है। और अगर ये प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है तो आपको क्या यूज करना होगा, ऑक्सो या फॉर्माइल, इनमें से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं, ऑक्सो या फॉर्माइल में से, प्रीफिक्स की तरह। 9th फंक्शनल ग्रुप इज योर कीटोन। कीटोन में क्या होता है, कीटोन में इस तरीके से लिखा रहेगा आपका कि एक स्टेम, एक कार्बन चेन होगी, कार्बन चेन से कुछ ऐसा ग्रुप जुड़ा रहेगा, CO, इस तरीके से, मतलब क्या होगा, दोनों तरफ क्या होगी, कार्बन चेन होगी, ठीक है। अगर दोनों तरफ कार्बन चेन है और बीच में कार्बन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्डिंग बनी हुई है, दोनों तरफ क्या है, कार्बन चेन बनी हुई है और बीच में क्या है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो क्या हो जाता है, कीटोन। देखिए कीटोन और एल्डिहाइड में क्या फर्क है, यहाँ क्या है, एक ही तरफ क्या है, कार्बन चेन है, यहाँ क्या है, दोनों तरफ कार्बन चेन है। एल्डिहाइड में क्या है, सिर्फ एक तरफ कार्बन चेन है, क्योंकि एक तरफ तो क्या हो गया, हाइड्रोजन, लेकिन कीटोन में क्या है, दोनों तरफ कार्बन चेन है। और क्या सफिक्स यूज होता है इसके लिए, ओन, ONE, ओन यूज होता है इसके लिए, सफिक्स स्टार, ठीक है। यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं आप इसको, ठीक है। अगर मान लीजिए कीटोन क्या कर रहा है, अगर प्रीफिक्स सफिक्स ना होके प्रीफिक्स की तरह बिहेव करे तो आप ऑक्सो यूज कर सकते हैं। 10th इज योर एल्कोहल। अगर कहीं पे एल्कोहल प्रेजेंट है, एल्कोहल प्रेजेंट है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, OH। OH ग्रुप अगर कहीं जुड़ा है तो वहां कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्कोहल होगा। एल्कोहल के लिए क्या फंक्शनल ग्रुप यूज करेंगे, मतलब क्या सफिक्स यूज करते हैं, एल्कोहल के लिए ओल यूज करते हैं, ओल, OL, ओल यूज करेंगे सफिक्स, मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या यूज होता है एल्कोहल के लिए, ओल, ठीक है। और इसके लिए आपको प्रीफिक्स क्या यूज करना है, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, OH जो होता है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप, अगर मान लीजिए ये क्या है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन का पार्ट नहीं है एल्कोहल, तो प्रीफिक्स बन जाएगा, तो वो हाइड्रोक्सी की तरह यूज होगा। और अगर पार्ट है तो सफिक्स की तरह यूज होगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज होगा, तो क्या करेंगे हम, ऑल यूज करेंगे, ठीक है। एल्कोहल अगर फंक्शनल ग्रुप है। अगर मान लीजिए और फंक्शनल ग्रुप है, अमीन, अगर मान लीजिए आपके पास फंक्शनल ग्रुप है अमीन, अमीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NH2, ठीक है। NH2 जो होता है, अगर ऐसा कहीं आपको नजर आ रहा है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, अमीन फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, अमीन ही यूज करते हैं, ठीक है। और मान लीजिए अगर ये प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है तो आप क्या यूज करेंगे, अमीनो, अमीनो। अब देखिए अमाइड भी आपको पढ़ा है, अमाइड में क्या होता है, यहाँ क्या होगा, अगर एमाइड लिखा होगा तो क्या होगा, NH2 होगा, NH2 से कौन जुड़ा होगा, C डबल बॉन्ड O, ऐसा जुड़ा होगा तो ये एमाइड बन जाएगा। और अगर ये C और रिमूव कर दोगे, अगर एमाइड में से
CO रिमूव कर दोगे तो क्या बन जाएगा, अमीन बच जाएगा। ठीक है, अगर एनहाइड्राइड में से CO रिलीज करोगे, अगर एनहाइड्राइड में से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करोगे तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। एमाइड में से अगर CO कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव करोगे तो क्या बनेगा, अमीन बनेगा। तो इस तरीके से भी आप इजिली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट योर फंक्शनल ग्रुप इज आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल भी कह सकते हैं। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, इसको साइनाइड भी कहते हैं। साइनाइड, साइनाइड या नाइट्राइल एक ही मतलब है, साइनाइड या नाइट्राइल एक ही मतलब है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास आइसोनाइट्राइल लिखा हुआ है, आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड एक ही मतलब है, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। तो क्या होगा, ऐसा लिखा होगा NC। ठीक है, और यहां क्या होगा, नाइट्रोजन जो है कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा और कार्बन नाइट्रोजन में क्या होगा, कार्बन वहां क्या था, अगर आप डिफरेंस देखें, वहां डिफरेंस अगर आप देखें तो वहां डिफरेंस क्या था। अब देखिए यहां आइसोनाइट्राइल और आइसोसाइनाइड में क्या डिफरेंस है। देखिए यहां क्या था, कार्बन ने नाइट्रोजन की तरफ क्या बनाया था, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि आइसोनाइट्राइल में क्या हुआ, नाइट्रोजन ने कार्बन की तरफ क्या किया है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। तो इसके लिए जो सफिक्स यूज होगा वो क्या यूज होगा, आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये यूज हो जाएगा इसके लिए। और यहां पर आप साइनाइड भी यूज कर सकते हैं, साइनाइड या नाइट्राइल। यहां पे क्या यूज करेंगे आप, आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड। डिफरेंस समझ आया आपको। अगर कार्बन ने मतलब CN लिखा है तो वो क्या है, साइनाइड, और अगर NC लिखा है तो आइसोनाइट्राइल। ठीक है, और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अगर वहां साइनो यूज किया तो यहां क्या यूज करेंगे हम, आइसोसाइनो, आइसोसाइनो प्रीफिक्स यूज हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है, जो कि लास्ट वन है, वो क्या रहेगा, ईथर। ईथर, ईथर में क्या होता है आपका, अगर किसी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन से OR ग्रुप जुड़ा है, ये तो मैंने पढ़ा है एल्कोक्सी ग्रुप, R क्या था, एल्काइल ग्रुप। अगर एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता तो क्या बन जाता, एल्कोक्सी। अगर एल्कोक्सी ग्रुप किसी कार्बन चेन से जुड़ा है तो क्या बन जाता है, ईथर बन जाता है। डिफरेंस भी आप यहां पे भी देख सकते हैं, एल्कोहल में क्या है, OH, H को हटा के आपने क्या रख दिया, एल्काइल ग्रुप, तो क्या बन गया, एल्कोहल से ईथर बन गया। ठीक है, एल्कोहल से ईथर कैसे बना, OH जो है उसमें से H रिमूव करके क्या रख दीजिए, एल्काइल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा, ईथर। ठीक है, तो ये ईथर हो गया। ईथर के लिए आप ईथर ही सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, सफिक्स स्टार आप खाली छोड़ दीजिए, और अगर ये प्रीफिक्स जाए तो क्या नाम हो जाएगा, एल्कोक्सी। तो होपफुली आपको ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, आपको समझ आ गए होंगे कि कौन सा फंक्शनल फिक्स यूज होगा, क्या प्रीफिक्स यूज होगा। वो आपको थोड़ा सा बाय प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिमेम्बर हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ और थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ जी, तो आपको ओवरऑल अभी तक क्या समझ आया सफिक्स में, जो कि फंक्शन ग्रुप को डिनोट करता है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है COOH, तो आप इसको देखते ही समझ जाएंगे, या इसको मैं इस तरीके से लिख दूं COOH, एक ही मतलब, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आप कहोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, ये ओपन स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर रहा हूं, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है या उसको उसने कंडेंस्ड में इस तरीके से लिख दिया, तो आपको समझना होगा ये क्या है, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। अब देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज है, ये किससे जुड़ी हुई है, किसी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन से जुड़ी हुई है। अगर एनहाइड्राइड होगा तो क्या होगा, आपको पता है C डबल बॉन्ड O COR। अगर ऐसा लिखा है, या मैं इसको इस तरीके से भी लिख दूं, एक ही मतलब, अगर इस तरीके से लिखा है तो ये क्या है, आपको पता है ये एनहाइड्राइड है। ठीक है, तो इनके लिए क्या सफिक्स यूज हुआ था, ओइक एनहाइड्राइड, सॉरी ओइक। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फोनिक एसिड। एनहाइड्राइड के लिए ओइक एनहाइड्राइड। अगर इससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव कर दो, मतलब ये वाला पार्ट अगर रिमूव कर दे तो क्या बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाता है। ठीक है, एस्टर बन जाता है। एस्टर को दूसरे तरीके से आप किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर कंडेंस्ड में इसको लिखना चाहूं मैं,
तो कंडेंस्ड में मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। कंडेंस्ड में अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, COOR। अगर ये कहीं पे जुड़ा हुआ है किसी कार्बन चेन से तो ये कौन सा ग्रुप होता है, एस्टर। ये फंक्शनल ग्रुप क्या यूज होता है, एस्टर ही यूज होता है। एस्टर के लिए क्या करते हैं हम, R को लिख के जो भी अल्काइल ग्रुप है उसके साथ क्या करते हैं, OH यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या था आपका एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड मैंने आपको बताया, एसिड हैलाइड में क्या करना होता है आपको, एसिड हैलाइड में आपको क्या करना होता है, देखिए जो ये OH है इसकी जगह आप क्या कर दोगे, सिर्फ X रख दोगे तो क्या बन जाएगा, COX। अगर ऐसा लिखा है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड क्या सफिक्स यूज होता है, ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड क्या करते हो आप, यूज करते हैं। अब मान लीजिए एमाइड हो, एमाइड में क्या करना है, इस OH की जगह क्या कर देना है, NH2 रख देना है, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, ये एमाइड बन जाएगा। क्या यूज करोगे, सफिक्स एमाइड ही यूज करोगे। मान लीजिए आप अगर ऐसा लिखा है CN, तो आपको पता है ये साइनाइड है। साइनाइड में क्या था, कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो क्या बनेगा यहाँ पर आपको साइनाइड या नाइट्राइल ही यूज करना है, सफिक्स। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास एल्डिहाइड लिखा है, एल्डिहाइड कैसा लिखा हो सकता है, CHO ऐसे लिखा होगा या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों एक ही मतलब है। तो ये कौन सा है, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड का मतलब क्या सफिक्स यूज होगा, अल यूज होगा। एल्डिहाइड के लिए AL यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कीटोन है तो कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, कार्बन और ऑक्सीजन में मल्टीपल बॉन्ड होगी पर दोनों तरफ क्या होगी, कार्बन चेन होगी। एल्डिहाइड में क्या होता है, सिर्फ एक ही तरफ कार्बन चेन होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, ये कीटोन कहलाता है, कीटोन कहलाता है ये। ठीक है, अगर मान लीजिए एल्कोहल है तो एल्कोहल में क्या होता है, OH फंक्शनल ग्रुप होगा, OH फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर अल्कोहल में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या यूज होता है, एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप OH यूज होता है। और क्या सफिक्स यूज होता है, OL, ओल। ठीक है, एल्कोहल में ये यूज होता है। उसके बाद क्या था, अमीन था। अमीन में क्या होता है, अमीन और एमाइड में क्या फर्क बताया था, अमीन और एमाइड में मैंने क्या फर्क बताया था, एमाइड से जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव कर दोगे, ये पार्ट रिमूव कर दोगे ये वाला, तो क्या बच जाएगा, अमीन। अमीन क्या होता है, NH2, तो ये आपका अमीन कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, अमीन कहलाता है। उसके बाद क्या था, अगर ऐसा लिखा हो NC नाइट्रोजन ने कार्बन की तरफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, तो क्या बन जाता है, आइसोसाइनाइड। यही सफिक्स यूज होता है। और लास्ट बताया था आपको, अगर एल्कोहल में से H की जगह क्या कर दो, एल्काइल पार्ट रख दोगे तो क्या बन जाएगा, ईथर। अगर एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है किसी कार्बन चेन से तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप, ईथर। तो ये सब मैंने आपको समझाया कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं। बस यही फंक्शनल ग्रुप आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेंगे। तो इनको आपको सफिक्स क्या यूज होगा, प्रीफिक्स क्या यूज होगा, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। अब कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कौन सा सफिक्स है कौन सा प्रीफिक्स है, तो उसके लिए मैं कुछ आपको पॉइंट्स समझाऊंगा। उन पॉइंट्स को बिल्कुल अपने माइंड में बैठा लीजिए कि ये पॉइंट्स बिल्कुल एकदम आप टिप्स पे याद कर लीजिए। आप उसके बाद किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कर सकते हैं, फिर उसकी ट्राई हम बहुत सारी वीडियोस लाते रहेंगे, फिर वहां पे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अभी कुछ पॉइंट्स समझिए, वो पॉइंट्स समझने बहुत जरूरी है ताकि हम प्रीफिक्स और सफिक्स बता सके कि किस में कौन सा प्रीफिक्स होगा कौन सा सफिक्स होगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। हाँ जी, तो कुछ पॉइंट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि आपको बिल्कुल रिमेम्बर करने, बिल्कुल बहुत अच्छे से, तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। हमेशा किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा। मतलब जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमेशा एक होगा, मतलब सफिक्स एक होगा। बट जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, जिसे जो सब्स्टिट्यूएंट किसको बताता है, प्रीफिक्स को, प्रीफिक्स कभी भी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो मैं इस पॉइंट में ये बताना चाह रहा हूं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा एक ही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड has always
one principal has always one principal functional group. प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का मतलब मैं आपको सफिक्स कहना चाह रहा हूं। सफिक्स जो है हमेशा कितना होगा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही होगा, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, हमेशा एक ही होगा। बट सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट किसको बताता है, आपको मैंने पढ़ा है सब्स्टिट्यूएंट किसको बताता है, सब्स्टिट्यूएंट जो है वो किसको बताता है, प्रीफिक्स को। बट सब्स्टिट्यूएंट्स जो कि किसको बताता है, प्रीफिक्स को, कैन बी वन और मोर देन वन। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट जो है वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमेशा एक ही होगा, तो इसका मतलब क्या है, सफिक्स एक ही होगा। सब्स्टिट्यूएंट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स जो है वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, प्रिंसिपल जैसे कि एक स्कूल का प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, एक ही होता है, तो इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा जिसको। हाँ जी, तो इसमें मैं ये समझाना चाह रहा हूं इस पॉइंट में कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में सफिक्स जो है मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है हमेशा एक होगा, लेकिन जो कि सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। मतलब सफिक्स इज ऑलवेज वन बट प्रीफिक्स कैन बी वन और मोर देन वन। ठीक है, तो हमेशा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो होगा मतलब सफिक्स वो एक होगा, जबकि प्रीफिक्स एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप अभी हमने एक टेबल बनाई थी थोड़ी देर पहले, जिसमें हमने देखा था 1 से लेके 13 तक मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप बताए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड, सल्फोनिक एसिड, एमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, बहुत सारे मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप बताए। तो जो फंक्शनल ग्रुप उस टेबल में पहले आ रहा है वो क्या होगा, सफिक्स, और उसके बाद जो भी रह गए वो क्या होंगे, प्रीफिक्स। मतलब मान लीजिए आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर 2-3 फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन आपको पता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमेशा कितना होता है, एक ही होता है। तो जो टेबल में पहले आ रहा है वो क्या होगा, आपका सफिक्स, और बाकी बचा हुआ प्रीफिक्स। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कि मान लीजिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कार्बोक्सिलिक एसिड है और एमाइड है, तो कौन फंक्शनल ग्रुप होगा, भाई टेबल में देखो तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले आता है, एमाइड तो बहुत बाद में आता है, तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड वहां क्या होगा, सफिक्स, और एमाइड वहां क्या बन गया, प्रीफिक्स। अब मान लीजिए कि एल्डिहाइड है और कीटोन है किसी कंपाउंड के अंदर, किसी सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड भी है कीटोन भी है, तो कौन सा आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। तो आपको पता है उस टेबल में एल्डिहाइड पहले आया फिर कीटोन आया, तो एल्डिहाइड वहां क्या होगा, आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब वो सफिक्स होगा, तो कीटोन वहां क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास एल्डिहाइड और अल्कोहल है, किसी सेम मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड भी और अल्कोहल भी है, तो पहले टेबल में कौन आ रहा है, एल्डिहाइड आ रहा है, तो एल्डिहाइड क्या बन जाएगा, सफिक्स, अल्कोहल क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स। तो और उसके अलावा कितने भी हों वो सारे क्या होंगे, प्रीफिक्स होंगे। बस आपको सबसे पहले क्या देखना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सफिक्स कौन सा है। मतलब अगर एक बार आपने वो देख लिया, और वो कैसे देखेंगे, टेबल में जो पहले आ रहा है, जो टेबल में पहले आएगा वो क्या होगा, आपका सफिक्स, बाकी बचे हुए जितने भी रह गए वो प्रीफिक्स। तो इसमें क्या समझा रहा हूं कि फंक्शनल ग्रुप with the highest preference इन टेबल, जो टेबल मैंने आपको दी है इन टेबल, फंक्शनल ग्रुप विद द हाईएस्ट प्रेफरेंस इन टेबल इज सफिक्स्ड and rest of the functional group
आर प्रीफिक्स्ड। यही बात हुई है हमारी कि जो आपका टेबल में सबसे पहले आ रहा है, जो टेबल में पहले आएगा वो क्या होगा आपका सफिक्स, बाकी बचे हुए क्या होंगे प्रीफिक्स। थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, वाइल नेमिंग जब आपको नामकरण करना है, जब आईयूपीएसी नेम लिखना है, वाइल नेमिंग द कार्बन अटैच्ड टू द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का मतलब सफिक्स, जो भी आपने सफिक्स डिटरमाइन किया है उससे जो कार्बन अटैच्ड होगा, वाइल नेमिंग द कार्बन अटैच्ड टू द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो सफिक्स है आपका, सफिक्स आपने देख लिया कौन सा होगा, जो टेबल में पहले आएगा वो सफिक्स, बाकी बचे हुए प्रीफिक्स। तो जो कार्बन अटैच्ड होगा उस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से, उसको हमें क्या देना है, शुड हैव गिवन लोवेस्ट नंबर। तो उसके सफिक्स के कार्बन को हमें क्या देना है, लोवेस्ट नंबर। ठीक है, इस पॉइंट को हम कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एक ये चेन है, ठीक है, तो इसमें देखिए आपको क्या देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, सफिक्स देखना है, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखना है। तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, यहाँ पर आपका सफिक्स है। तो जो इसका कार्बन है, यही कार्बन है, इसको हमें क्या देना है, लोवेस्ट नंबर। ठीक है, यही लिखा है मैंने, वाइल नेमिंग द कार्बन अटैच्ड टू द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, शुड हैव द लोवेस्ट नंबर। तो उसको हमें क्या देना, लोवेस्ट नंबर। तो इसका नंबर 1 हो जाएगा, तो बाकी बचा 2, 3 और 4। अब नाम क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। फोर्थ पॉइंट, जो कि हमने सफिक्स स्टार हमने टेबल में देखा है, सफिक्स स्टार आपको क्या बता रहा है, सफिक्स स्टार आपको क्या बता रहा है, सफिक्स स्टार जो है हमने जब यूज किया था, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड के लिए कार्बल्डिहाइड हमने यूज किया है, तो ये क्या बता रहा है, सफिक्स स्टार डिनोट्स द कार्बन of the principal functional group. Suffix star denotes the carbon of the principal functional group. Suffix star क्या डिनोट कर रहा है, कार्बन ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप that is not included, जिसको कि हमने इंक्लूड नहीं किया है, in the longest continuous carbon chain। देखिए सफिक्स स्टार का आपको कब यूज करना है, सफिक्स स्टार का तब यूज करेंगे, मान लीजिए आपने एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली। अगर मान लीजिए जो सफिक्स है, जो कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, और आपने क्या किया है, जो आपने प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जो भी देखा है, मतलब जो सफिक्स देखा है उस कंपाउंड में, अगर मान लीजिए उसका क्या हो रहा है कि कार्बन जो है, जो सफिक्स है, जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, अगर उसका कार्बन जो आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट की है, अगर उसमें नहीं आ रहा है कार्बन, जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो आपको क्या यूज करना है, सफिक्स स्टार। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे दूं, ठीक है, ये मैं मान लीजिए आपके लिए ये एग्जांपल है, ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास एग्जांपल है, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए अब इसका नाम क्या होगा वो हम देखेंगे आगे। देखिए अगर यहां से देखें, आप सबसे पहले क्या रूल है कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखना होता है, तो आपको इजीली समझ आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड है, और फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेम टाइप के एक से ज्यादा हो सकते हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक
टाइप के, मतलब जैसे देखिए सेम टाइप के एक से ज्यादा हो सकते हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमेशा एक होगा, लेकिन उसके टाइप एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, तो आप यही करेंगे 1 2 3 4 5। ये तो हो नहीं पाएगा 1 2 3 4, ये भी पॉसिबल नहीं है 1 2 3 4, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ये बनेगी। ठीक है, तो जब आप ये मान लीजिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन करेंगे तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप रह जाएगा। ठीक है, और मैंने क्या कहा था कि सफिक्स स्टार का कब यूज करते हैं, जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब मान लीजिए मैंने इसको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन मान लिया, तो इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का तो क्या हो गया, कार्बन नहीं आया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में। तो फिर अगर ऐसी कंडीशन हो जा रही है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सफिक्स स्टार का यूज करना है। अब इसका नाम क्या होगा वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, लेकिन एक चीज आप जरूर ध्यान रखिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमेशा एक होता है, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकता है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो सेम टाइप के हो। अगर सेम, तो होपफुली आपको ये सब पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इसका नाम क्या है हम आने वाली वीडियोस में सब डिस्कशन करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल्स में, बहुत सारे क्लासेस लेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूपीएससी नोमेनक्लेचर पे। तो अगर आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर हैं या अगर आपको किसी तरीके का डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और इस वीडियो को आप प्लीज बार बार देखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से सीखनी है तो मैं पूरे ट्राई करूंगा आपके लिए कि मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो लेके आए। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करें अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कि अगर अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।